नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करेंगे, उसमें सबसे पहली वेबसाइट्स पे ब्रांड एम्बेसडर की बात करने वाला हूँ, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बड़े-बड़े साहब इसमें ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कंपनी का और इसको प्रमोशंस करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। कंपनी का नाम है बिकाज़ी। बिकाज़ी फूड्स जो कि नमकीन भुजिया से स्टार्ट किया था कारोबार, आजकल तो फूड्स मामले में एक बड़ी दिग्गज कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती देखी गई है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द भुजिया, बट आजकल मिठाइयाँ भी बेचती है, जहाँ पे काजू की मिठाइयाँ हो या फिर कुछ केसर वाली मिठाइयाँ भी हो। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस कंपनी को लेकर क्या-क्या बिजनेस मॉडल जो नमकीन भुजिया बेच करके कंपनी कारोबार बड़ी खड़ा कर देती है और मार्केट में एक रेस में शामिल हो जाता है। क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और फिलहाल की यदि हम चार्ट को देखेंगे तो ये लगता है कि मार्केट है भाई इस तरह की गिरावट क्यों हुआ है? क्या गिरावट के पीछे कुछ बड़ी वजह है? क्या इसका भुजिया नमकीन लोगों ने खाना बंद कर दिया क्या? आइए जानने की कोशिश करते हैं। कैसा रहा पिछले क्वार्टर में जहाँ पे लोगों ने नमकीन भुजिया नहीं खा करके कुछ और खाने की रेस में शामिल होती देखी गई। इसकी सबसे पहले बात किएंगे करेंगे शमरी डेटा को लेकर के। शमरी डेटा के बेसिस पे आज के टाइम में बुक वैल्यू से करीब 1200% की हाइक पे इसकी स्टॉक ट्रेडिंग करती देखी गई है। जबकि बुक वैल्यू से मुताबिक इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक भी कंपेयर करेंगे तो मान लेते हैं करीब करीब 3.5 गुना तो बढ़ चुका है, अर्थात 350% की हलचल हो चुकी है। हायर से लोअर की सवाल को देखेंगे तो आज भी इनकी प्राइस को यदि देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसकी स्टॉक प्राइस जो है वो ब्रेक डाउन करती देखी गई। ब्रेक डाउन का अर्थात मतलब हुआ जो ऊपरी सतह से लगातार गिरावट। इसका एवरेज क्या होगा ये मैं सीधा सीधे कैलकुलेट कर देता हूँ। ये दोनों का एवरेज करने के बाद पता चलता है कि 730-35 रुपए के आसपास तो होना चाहिए। तो मार्केट ने उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन करती देखी गई। क्या ब्रेक डाउन बड़ी ब्रेक डाउन है या छोटी ब्रेक डाउन, ये समझने की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं स्टॉक की पी को आप अवलोकन करेंगे बाकी कंपनियों से जो नमकीन भुजिया और स्नैक्स बेचती है उसकी भीड़ के आगे इसका भीड़ काफी ज्यादा रेस में है, जहां प्रमोटर के पास 75% की कंट्रोल है। आरओई आरओसी अच्छा खासा रिटर्न की बात शामिल करती है। तो नेट इनकम मार्जिन नमकीन भुजिया और मिठाइयां बेच करके 11% की कमाई को सेव करती है। बिकॉज ये फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड है जो कि लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आइटम्स बेचती है, जहाँ पे ब्रांड्स है और इस कहती हैं कि इनके पास वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट की बात कहती है, जहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स कैटेगरीज के अंदर की बात करते हैं। भुजिया, नमकीन, पैकेज्ड स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स एज वेल द अदर स्नैक्स एज द प्राइमरी इन द बिजनेस, द सेकेंडरी बिजनेस ऑल्सो। ये आजकल तो वैसे बड़ी बड़ी शायद उन्होंने रेस्टोरेंट भी बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे लोगों को एक ही छत के नीचे खाने पीने की समझिए भी जिस तरह से हल्दीराम्स वाला अगर चलती है वैसे ही इनका भी कारोबार चलने की कोशिश चल रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पड़ाव क्या कहता है इसको लेकर, क्योंकि दिसंबर तक का रिजल्ट इसका अपडेट हुआ था। तो क्या नमकीन भुजिया खाने के लिए जो रेस लगी थी, अब लगता है घर में नमकीन भुजिया नहीं आ रहा है क्या बिकाजी का? देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेल्स के नंबर के बेसिस पे यदि आप कंपेयर करेंगे दिसंबर टू दिसंबर, अर्थात जिसको हम वाई वाई कहते हैं, मार्केट में उसको ले करके उछाल क्रिएट करती देखी गई। लेकिन सितंबर के मुताबिक मार्केट ने इसको नकार दिया। ये टाइम टू टाइम की बात है, इसीलिए तो वाई वाई पे कंपेयर किया जाता है। अब एक बड़ी गिरावट ये रही जो ऑपरेशंस में तो बहुत ज़्यादा नुकसान दर्ज करती देखी गई। जो पहले इनके पास करीब पिछले पीरियड में 12%, बाद में 15% से 17%, 27% तक हुआ करता था, आजकल वो कंपटीशन की वजह से घटता जा रहा है। इंटरेस्ट की बर्डन की चर्चा करें तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अदर्स ऑफ इनकम उतना कमा ही लेती है। ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक ये जो सेल्स था वो आज भी अप ट्रेंड है, प्रॉफिट आज भी अप ट्रेंड है, स्टॉक प्राइस आज भी 33% से ज्यादा की रैली क्रिएट करती है। ये एक टाइम फ्रेम की डेटा है जिसको हम सीजीआर बेसिस पे कंपाउंडेड डेटा, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखेंगे तो ये भी अच्छी खास रिटर्न दे रही है। तो फिर मार्केट में इनको लेकर सेंटिमेंट बिगड़ा क्यों? एक सवाल आ जाती है कि सेंटिमेंट बिगड़ने के पीछे का वजह क्या हुआ, जहां पे एक ही दिन में 12% की कट हो गई केवल केवल रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर के। तो पिछले एक साल के ग्राफ के मुताबिक आप देखेंगे
एक लंबी कट आई और लंबी कट केवल आज का नहीं था, क्योंकि कानो कान खबर पहले थी लोगों के पास। मैं इसको कहता हूं कानो कान खबर हो जाना। इसीलिए तो मार्केट यहां से पुल बैक हुआ था, और जैसे ही पुल बैक के बाद मार्केट में रिजल्ट डिक्लाइनिंग था, तो मार्केट ने इसको नकारा, लोगों ने बिकवाली किया, और जब यहां प्रॉफिट क्रिएट करके बिकवाली किया तो मार्केट को ऑब्वियसली सा गिरावट तो दर्ज करना स्वाभाविक सा था। लेकिन अक्सर क्वेश्चंस होता है जो, क्या सर यहाँ पे कुछ टारगेट लगाएं क्या, क्या एसएल के साथ निकलें क्या? इसका भी रिप्लाई मिलेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिहाज से मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ बुल करता है। कंपैरिजन टू द पीयर्स कंपनी में जहां वरुण बेवरेज, हत्सुन एग्रो, विकास फूड्स, गोदरेज फूड जैसे कंपनी को शामिल किया गया है, तो कुछ चीज तो यहाँ पे ठीक भी है, कुछ चीज नहीं भी है, क्योंकि इसको एफएमसीजी के अंदर रख दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर इनको कंपेयर करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो है गूगल एनएससी की बीटा वर्जन, जिन्होंने कहा है कि इसको कंपेयर करने के लिए जो पैकिंग फूड्स बनाती है, बेचती है, जिसमें कि नेस्ले है, ब्रिटानियाज है, बीकाजी फूड्स के, प्रताप स्नैक्स हैं जो रिसेंटली आई थी, गोपाल स्नैक्स हैं, फूड्स एंड इंडस इनस लिमिटेड है। ये सारी कंपनी ऐसी हैं जो इसी सेगमेंट में नमकीन भुजिया और पापड़ चिप्स बनाती है और बेचती है, पैकेज फूड्स बेचती है। तो इसको कंपेयर करना आसान हो सकता है, तो इसके लिहाज से इसको परसेंटेज देख लीजिए, आखिर इसका खुद का स्टैंड लोन डेटा कहाँ पे है और कंसोलिडेटेड डेटा कहाँ पे स्थिरता बनाती है। इसके अलावा यदि हम इनके कुछ कम्बो पैक की तरफ देखें, जो कम्बो पैक में क्या क्या देती है, जो कि फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा यूज होता है, और ये कह सकते हैं कि ये जो फेस्टिवल्स हुआ था इस सीजन में, जिसमें दिवाली के सीजन में तो सबसे ज़्यादा बिकवाली होता है किसको, कम्बो पैक को लेकर के। भाई दिवाली के सीजन में क्या हर साल ऐसा रहा है या कुछ और साल रहा है? क्योंकि अक्टूबर तो दिसंबर में दिवाली आता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने 613 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट, इसके नंबर के हिसाब से इन्होंने पिछले पीरियड के मुकाबले अच्छे खासा रिटर्न किया। पिछले बार भी इन्होंने दिसंबर में आकर के डिक्लाइनिंग रेशियोज में था, लेकिन तब भी मार्केट सस्टेन करती देखी गई ना। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं निवेशकों का इंटरेस्ट क्या कहता है, और पीयर्स के मुकाबले जो बाकी चीज है, जहाँ पे पी रेशियो की बात करेंगे, बुक्स वैल्यू के मुताबिक मार्केट में रेश, तो सभी कंपनियों के रेश के आगे इनका भी रेश है। नेट इनकम मार्जिन में बाकी कंपनियों जहाँ पे वरुण बेवरेज हो, हत्सुन हो, कुछ कंपनियों से काफी बेटर है, तो कुछ कंपनी से डिक्लाइनिंग से सिचुएशन क्रिएट करती देखी जाती है। इसके अलावा यदि हम इनकी निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए, तो कंपनी में करीब 1.5 लाख के आसपास निवेशक हैं, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे बड़े डिमांड में स्टॉक की प्राइस पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरती गई, लेकिन इनकी जो डिमांड थी निवेशकों को लेकर के, वो यहाँ पे नए प्लेयर आते गए। जैसे ही यहाँ पे गिरावट दर्ज करती गई अक्टूबर के बाद, तो नए प्लेयर यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाने में कामयाबी हासिल किया, और कह सकते हैं कि रिटेल की जो भागीदारी रही वो काफ़ी ज़्यादा एक हद तक पहुंची है, जहाँ 11%, 5%, एफआई की होल्डिंग 7%, आम प्रमोटर की होल्डिंग करीब 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 75% के आसपास। तो ये एक फैक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ और पार्ट को देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, कहते हैं रिपोर्टिंग इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के उन्होंने डिजिटल पर्सन को लेकर डिक्लेरेशन दिया था। इसके अलावा कहती हैं जो प्रेस मीडिया रिलीज उन्होंने अपडेट दिया था, और मीडिया रिलीज के अपडेट में कुछ उन्होंने अपडेट दिया होगा इस तरह का, जिसको समझना निवेशकों के लिए आसान पड़ जाता है। रिसेंटली प्रेस रिलीज की बात किया जाए तो कंपनी ने कहा कि Q3 में YoY में करीब 14% ज़्यादा की रिवेन्यू अप होती है, तो मार्जिन में करीब जो है मार्जिन 29% हो जाती है, तो ईबिटाज में करीब 7.8% की आस। 9 मंथ के डेटाबेस के मुताबिक कहते हैं कि रिवेन्यू 17% से ज़्यादा YoY ग्रोथ था, तो मार्जिन में 32%, तो ईबिटाज में करीब 12% की आंकड़ा। वॉल्यूम ग्रोथ को भी लेकर कहा कि YoY में 3% और 9 मंथ वाले में करीब 10% से ज्यादा की ग्रोथ लेवल दर्ज करती है, और कहती है फोकस मार्केट हैव ग्रोथ ग्रोन बाय द 14% YoY, 9 मंथ वाले में 17% की बात। वैसे इंक्रीज डायरेक्ट कवरेज की बात उन्होंने कहा कि 10 के आउटलेट इन द Q3 में एक नए आउटलेट पे जो पहुंचने की जो रेस थी, उसमें इन्होंने 10,000 से ज्यादा आउटलेट पे उन्होंने पहुंचने की कामयाबी हासिल किया। इसके अलावा बिजनेस सेगमेंट को लेकर कहा कि इनके पास इथनिक स्नैक्स हैं, जहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ 10% YoY रहा था,
इसमें कंस्टिट्यूट्स 62% की ग्रोथ ओवरऑल रिवेन्यू में रहा। तो पैकेज स्वीट्स के अंदर भी इन्होंने 11% की वाई ग्रोथ को लेकर दर्ज करती देखी। वेस्टर्न स्नैक्स के अंदर भी इन्होंने जिक्र किया कि इनका फ्लैट वाई रहा है, उसमें कोई बड़ी हलचल नहीं, लेकिन पापड़ वाले में कहा कि वाई में 9% से ज़्यादा की ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई। यदि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लेवल की ट्रेंड को देखेंगे तो इन्होंने ये कहा कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17% और इसको लेकर दोबारा अपनी डिक्लेरेशन देते देखी गई। उसने उन्होंने ये कहा कि सेगमेंट वाइज रिवेन्यू में इनका डिब्बे में गैरिविस्टिक्स, पैकेज फूड्स, पैकेज स्वीट्स और पापड़ वाली चीज़ों को शामिल किया गया। ये एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन आइए जरा बाकी कंपनियां जो इसी रेस में हैं उनका भी रफ्तार क्या कहता है, भाई उनकी रफ्तार में कुछ कमी और डिक्लाइन हुआ था क्या। यदि बिकाजी फूड्स की बात करें तो आज भी करीब 14% की खरीदारी ही बनी है पिछले एक साल की चार्ट ग्राफ के मुताबिक, जबकि कुछ कंपनी ऐसी रही जिसमें नेस्ले हो, बिकास ब्रिटानियाज हो, प्रताप स्नैक्स हो, ग्लोबल स्नैक्स, इन सभी कंपनियों में 1% से लेकर के करीब 13% तक की 14% तक की गिरावट दर्ज करती है। तो वहीं पे बिकाजी फूड्स के अंदर आज भी खरीदारी देखने को मिला है। और ओवरऑल पिछले एक महीने के चार्ट ग्राफ में मार्केट अच्छी खासी चलती दिख रही थी, लेकिन यहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया क्योंकि रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको यहां पे थोड़ा सा नकारा गया। अब ये एक शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट था। अब आम आदमी की तो पैसे की वैल्यूएशन तो घट गई ना, शेयर की वैल्यूएशन तो घट गई, आखिर उनमें करें क्या। अब टारगेट क्या करें और एसएल क्या करें। देखिए दोनों अलग अलग पहलुआं हैं और दोनों की समझने की जरूरत पड़ती है। इन दोनों को लेकर के सिंगल सी बात ये शामिल करता है कि कंपनी क्या कुछ देती लेती भी है टाइम टू टाइम। यदि इसकी चर्चा किया तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था 1 रुपए के आसपास, जबकि कंपैरिजन करते हुए यदि देखा जाए तो पिछले पीरियड के मुकाबले इसमें गिरावट रही थी। और सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बीएसई मूविंग कंज्यूमर एफएमसीजी प्रोडक्ट इंडेक्सेशन के कंपैरिजन करने के बाद पिछले 2 साल में तो 71% तो इंक्रीज किया, लेकिन पिछले 6 महीने से 17% से ज़्यादा करीब 26% तक गिरावट दर्ज करती थी। क्योंकि इसका रिवर्सल्स क्या हुआ, यहाँ के बाद मार्केट ने 24/9 के बाद मार्केट इसको डिक्लाइनिंग रेशियो में लेके गई थी, जबकि यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट लेवल लिया था। सपोर्ट लेवल के बाद मार्केट ने उछलने की कोशिश किया, फिर मार्केट वहीं पे आके अटकी पड़ी। अभी का ट्रेंड कहता है कि यहाँ पे लगातार गिरावट है और यदि ट्रेंड के मुताबिक अपनी कामकाज किया तो टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, जब भी लिया जैसे भी लिया, यदि एक लंबे पीरियड के लिए तब तो उसको आप इस ट्रेंड के मुताबिक अवलोकन कर सकते हैं। एसएल का मतलब है अपनी कैपिटल को सेविंग करते रहना, और सेविंग करने के लिए आपको जो भी कदम उठाने पड़े आप अपनी कैपिटल को लॉस होने से बचा सकते हैं। और हम किसी प्रोडक्टिविटीज किसी सर्विसेज को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं करता हूँ। एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।